लखनऊ। कहते हैं कि लखनऊ खुशियों का दूसरा शहर है, यानी कि भारत देश में सबसे ज्यादा खुशियां मनाने वाले शहरों में लखनऊ का नंबर दूसरा आता है। और यह है बसंतपुर, एक छोटा सा गांव जो लखनऊ से कुछ ही दूरी पर स्थित है। वैसे इस गांव में सभी खुशहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर सिक्के का दूसरा बाजू भी होता है। जिंदगी के जद्दोजहद की परीक्षा में हर कोई पास नहीं होता, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। अब इसी को देख लो, ये है मोनू, जो इंटर की परीक्षा में तीसरी बार फेल हो चुका है। पढ़ाई में इनका मन ही नहीं लगता और किताब देखते ही इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और फिर क्या, पढ़ाई के मामले में अक्सर पिताजी की डांट सुननी पड़ती है। और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में स्थित लखनऊ जिले से आ रही है। माना जाता है कि लखनऊ जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसा बसंतपुर गांव की पहाड़ियों की घाटी टीला झील कई लोगों का मौत का कारण बन चुकी है। पिछले हफ्ते इस झील से निकलने वाली नदी और नालों में से पुलिस ने 15 से भी ज्यादा लाशें बरामद की है। बसंतपुर गांव के कुछ चश्मदीदों का कहना है कि गुमशुदा लोगों में से कई लोगों को आखिरी बार झील के आसपास ही देखा गया था। केस की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपनी कार्यवाही जोर शोर से शुरू कर दी है और खबर मिलते ही बसंतपुर गांव की ग्राम पंचायत ने किला झील के रास्ते पर एक चौकीदार को तैनात कर दिया है। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। लखनऊ में आज मौसम अधिकतम 38 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री। क्या हुआ? कौन है आप? मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। चलो यहाँ पर आओ। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ने आता है? हाँ, मैं जानता हूँ ये मौत का रास्ता है और यहाँ पे लोग आत्महत्या करने आते हैं और उनकी बॉडी भी किसी को नहीं मिलती। सब कुछ पता है, फिर भी आए। कहीं तुम आत्महत्या तो नहीं करने वाले? हाँ हाँ, मैं मरने आया हूँ। नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी। मैं परेशान हो गया हूँ, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे।
दो डंडे मारूंगा और भाग यहाँ से। मरने चला आया, अभी तक तो बालिग भी नहीं हुआ है तू। मेरा 18वां साल चालू है, मुझे सब पता है, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। चुपचाप निकलो यहाँ से। मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी और मरने की बातें करते हो। मुझे जाने दो चाचा, बाबा मुझे बहुत मारेंगे। मैं इंटर की परीक्षा में तीसरी बार फेल हो गया और बाबा ने कहा था अगर मैं इस बार फेल हुआ तो वो मेरी टांगें तोड़ देंगे। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं उन्हें कैसे बताऊं? लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें पता ही चल जाएगा। पागल हो गए तुम। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें धमकाया और तुम सच मान बैठे। गुस्से में सभी माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों से, तुम्हें खाना नहीं दूंगा, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। उनका वो मतलब बिल्कुल नहीं होता, समझे? वो ऐसे यूं कहते हैं ताकि बच्चे गलतियां ना करें। गलती तो मुझसे हो ही गई है। आज 3 दिन हो गए मैंने अपने परिणाम के बारे में पिताजी को नहीं बताया। क्या कहूँ उन्हें कि मैं फिर से फेल हो गया। देखो बेटा, रोना बंद करो। वो तुम्हारे बाबा है। घर चले जाओ, घर में सभी से अच्छा बर्ताव करो और मौका मिलता ही बाबा से बात करो तुम्हारे रिजल्ट के बारे में। फेल हो गए तो क्या हो गया, उनको यकीन दिलाओ। इस साल तुम जरूर पास हो जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। वो मान जाएंगे क्योंकि वो एक पिता है। नहीं चाचा, मैं उन्हें नहीं बता पाऊंगा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आप यहाँ जाने से रोक रहे तो मैं कहीं और जाके आत्महत्या कर लूंगा, रेल की पटरी या किसी नदी या तालाब में जाके। जरा सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे माता पिता का क्या हाल होगा। तुम्हारी माँ तो बेचारी चित्ते जी मर जाएंगी। एक काम करो, तुम केवल 1 सप्ताह रुक जाओ। कोशिश करो कि पिताजी से बात हो जाए। यदि बात नहीं होती है तो फिर तुम तुम्हारे रास्ते और हम अपने रास्ते। 7 दिन का सवाल है। क्या पता ये अलग अलग रास्ते की बातें मोनू की समझ में आया है या नहीं। कच्ची उम्र, ये जिंदगी का बहुत ही अनोखा पड़ाव है। यदि इस उम्र में कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता तो उन लोगों की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है और फिर उस मोड़ का उम्र से कोई वास्ता भी नहीं रहता। जिंदगी में होने वाले छोटे छोटे वाक़ये इंसान को बेबस कर देते हैं। आज अपनी स्थापना की 89वीं वर्षगांठ मना रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद, महामारी तथा जलवायु परिवर्तन पर भारत और अमेरिका के विचार समान हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, चौकीदार बता, यही रास्ता है ना जो कीला झील की तरफ जाता है? सुना है कि बहुत फेमस है आत्महत्या के लिए। देखो बाबूजी, आप नहीं जा सकते, यहाँ पर जाने में प्रतिबंध है। क्या प्रतिबंध है? तू रोकेगा मुझे? हाँ, तू रोकेगा? देखो बाबूजी, आप होश में नहीं हो। मैं तो केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। भाड़ में गई तेरी ड्यूटी, मैं मरने जा रहा हूँ और तुझे मार के मरूंगा ना तो मुझे घंटा फर्क पड़ने वाला है। इसलिए तेरे लिए अच्छा होगा कि तू मेरे बीच में पड़ मत। चुपचाप अपनी आँख, नाक, कान, मुंह सब कुछ
बंद करके वहाँ पे बैठ जा और बता कि किला झील का रास्ता कौन सा है। यही रास्ता है किला झील का तो। अच्छा सुन, पकड़। अच्छा बता, सिगरेट है तेरे पास? हमारे पास बीड़ी है। क्या बात है, ला पिला एक बीड़ी। जैसे ये बीड़ी खत्म होगी ना, वैसे ही ये मुसाफिर निकल पड़ेगा मरने के लिए। भैया सॉरी यार, मैंने तुमको बहुत बुरा भला बोला। ऐसा सुनो, ये 2 मोबाइल है, रखो अपने पास, तुम्हारे काम आएगी। मरने के बाद मेरा क्या काम। और डरो मत, सब लॉक खोल दिया है। सिम होगा ना तो निकाल के फेंक देना, समझे ना। चलो चलता हूँ मैं। साली को पता तो चलेगा कितना प्यार करता था मैं, मालूम है। 5 साल का रिलेशनशिप और एक छोटा सा झगड़ा हुआ, दूसरे से शगाई कर रही है। भैया जब मरूंगा ना तो मालूम पड़ेगा कि मैं कितना प्यार करता था। मेरा प्यार सच्चा था। और ये सारे लोग हैं ना जब उसको कोसेंगे कि एक आशिक मर गया तेरे प्यार में, तेरी बेवफाई में मर गया। भैया चलो चलता हूँ। अरे सुनो, तुम्हारे 5 साल के प्यार में तुम्हें धोखा मिला और तुमने इतना बड़ा कदम उठाने की सोच ली। तुम्हारे माँ बाप का 20 साल का प्यार तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तुम्हारे घर वाले तो जीते जी मर जाएंगे तुम्हारी मौत की खबर सुनकर। वाह, क्या अच्छा फर्ज निभा रहे हो बेटे होने का। जाओ मरो, वो तो किसी और के साथ शादी करके खुश हो जाओगी। नुकसान किसका हुआ? तुम्हारे माँ बाप का। बढ़िया है, मैं अपने नाक मुंह कान सब बंद करके बैठ जाता हूँ। आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ। तो बताओ क्या करूं मैं, बता। दिल जलता है मेरा, नहीं जी सकता हूं मैं उसके बिना, इसलिए जा रहा हूं मरने के लिए। बताओ मुझको। आओ यहाँ पे बैठ जाओ। सबसे पहले हिम्मत से काम लो। मौत किसी चीज़ का हल नहीं है। तुम्हारे घर वाले के साथ प्यार करो। बहुत सी चीज़ तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम्हारे लिए घर वाले का प्यार का कोई मोल नहीं है? लड़की के प्यार का बहुत मोल है। जरा सोचो, तुम्हारी माँ तुमसे कितना प्यार करती होगी, तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे भाई बहन तुमसे कितना प्यार करते होंगे। तुम्हारी मौत की खबर सुन के वो टूट से जाएंगे। तुम क्यों वो लड़की के लिए अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो? थोड़ा वक्त दे दो अपने आप को। भैया आप सच बोल रहे हो। मेरे पास लड़की के लिए मैं मरने जा रहा था। मेरी माँ बाप बहन भाई, उनका सच्चा प्यार, उस लड़की के लिए सब कुछ भूल गया था। अपनों के प्यार के सामने गैरों की नफरत हम बहुत जल्द भुला सकते हैं। बिल्कुल भैया, आप कितने अच्छे हो। चलता हूँ। अरे सुनो, ये आपके मोबाइल और ये आपकी
बॉटल। बिल्कुल सही फरमाया चौकीदार ने। अपना अंत कर लेने से किसी समस्या का अंत नहीं होता, बल्कि अपनों के लिए ढेर सारी समस्याओं का प्रारंभ होता है। आप किसी इंसान का दिल बस तब तक दुखा सकते हो जब तक वो इंसान आपसे प्रेम करता हो, वरना आपकी मौत से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अम्मा, कैसी हो आप? बस सब ठीक चल रहा है। बड़ा अजीब शहर है अम्मा, जो भी आता है मरने मारने की बात कर चला जाता है। आंखें बंद कर लेने से मुसीबतों का अंत बिल्कुल नहीं होता, मगर मुसीबत आए बिना आंखें भी तो नहीं खुलती। कभी कभी लगता है कि इमोशनल रिलेशनशिप ऐसी गंभीर मानसिक बीमारियां हैं जिस पे मरीज ठीक नहीं होना चाहता है। और अरे सुनो भैया, ओ भाई, कहाँ चले जा रहे हो? अरे आगे जाना मना ही है। देखो भैया, भैया मुझे जाने दो, मुझे मरने दो, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तुम चाहो तो तुम मेरा ये मोबाइल रख लो, चाहो तो तुम मेरा ये बटुआ भी रख लो, लेकिन मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे मरने दो। देखो भैया, अब तुमने सोच ही लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एक बात कहना चाहूंगा। क्या? ऐसा है भैया कि मैं घंटों अकेले यहाँ पर ड्यूटी करता हूँ, मेरे से साथ कोई बात करने वाला तक नहीं है। अकेलेपन का दर्द क्या होता है कोई मुझसे पूछे। पशु पक्षियों से बातें करता हूँ मैं यहाँ पर, और इस फोन से बातें क्या करता हूँ। क्या तुम 2 घड़ी मेरे साथ बैठ के कुछ बातें करोगे? तुम्हें पुण्य मिलेगा, खुशी मिलेंगी थोड़ी मुझे। तुम बहुत भले इंसान लगते हो। किसी गरीब की दुआ मिले तो शायद मुझे स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ठीक है, मैं तुमसे बात करता हूँ, मगर क्या बात करूं? बोलिए, कैसे हैं आप? बस भैया, निभा रहे हैं जिम्मेदारियों का बोझ। अपनों की बहुत यादें आ रही है, गांव की यादें आ रही है, घर वालों की यादें आ रही है। अब क्या करें, शहर में ड्यूटी जो करते हैं, जिम्मेदारी है हमारे पर। बिटिया की शादी करवानी है, माँ का इलाज चालू है, एक बेटा है जो स्कूल जाता है। चल रही है सर, गुजर बसर चल रही है। आप कुछ अपने बारे में बताइए। मेरे बारे बताने लायक कुछ नहीं है, मैं सिर्फ सुनूंगा, तुम बोलो। अच्छा, तो शायद तुम्हारा तो कोई परिवार नहीं होगा, अपने पीछे कोई जिम्मेदारी छोड़ के नहीं जा रहे हो ना भैया? भैया मुझे एड्स है। पिछले हफ्ते में रिपोर्ट आया कि मैं HIV पॉजिटिव हूं। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्या होगा मेरी पत्नी का जब उसे मालूम पड़ेगा कि मुझे एड्स है? अरे कभी ना कभी तो उसे मालूम पड़ेगा ही ना। मैं ये बीमारी उसे नहीं देना चाहता, मैं ये बीमारी उसे नहीं देना चाहता। धीरज रखो भैया, धीरज रखो। तुमने बताया कि तुम्हें पिछले हफ्ते में ही पता चला है कि तुम्हें एड्स है। मैंने कई बार रेडियो पर सुना एड्स बीमारी के बारे में। कहीं तुम्हारी पत्नी को, देखिए मैं तुम्हारी समस्या बढ़ाना चाहता नहीं हूँ, पर तुम्हारे
तुम्हारा घर परिवार चलाने वाला कोई तो है ना? कोई नहीं है, कोई नहीं है। मैं अकेला हूँ घर में कमाने वाला। मैं जानता हूँ कि मैं मेरे परिवार को मुसीबत में डाल रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा और कोई चारा नहीं है। भैया मेरी एक बात मानो, एक सप्ताह रुक जाओ, अपने आप को 7 दिन का वक्त जरूर दो। हो सकता है इन 7 दिनों में कोई हल नजर आए। इस तरह से मरने से सारा परिवार जीते जी मर जाएगा। हे प्रभु, इनको भी 7 दिनों का वास्ता दिया। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे क्या होने वाला है इन 7 दिनों में। वैसे बहुत कुछ सिखा देती है जिंदगी अनजाने में, जो सबक किसी किताबों में दर्ज नहीं मिलते। कुछ लोग कहते हैं जिंदगी एक जुआ है, समझ लो सब कुछ दांव पे लगाना है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, नीचे आ जाओ। आ जाओ, वरना हमारे हाल मुझे मर जाने दो भैया, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना। आत्महत्या किसी चीज का हल नहीं होता है। बैठो यहाँ पर, बैठो। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। पियो पानी थोड़ा। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होता। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं भैया। आपने मुझे क्यों बचाया? क्यों क्यों? मगर बात क्या है, मुझे बताओ। क्या परेशानी है? मैं 1.5 लाख रुपया हार चुका हूँ जुए में, और जिन लोगों से मैंने उधारी लिया था वो मेरे से मांग रहे हैं। 2 महीने से धमकी दे रहे हैं मुझे। अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे, वो मुझे मार देंगे। मेरी तनख्वाह भी तो 12,000 ही है। एक पत्नी है मेरी, एक 4 साल की बच्ची है। कैसे चुकाऊं मैं उनका पैसा? कैसे चुकाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। मैं मरना चाहता हूँ भैया, मैं मरना चाहता हूँ। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। जरा सोचो, तुम्हारे बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? ये कभी सोचा है? हाँ मैंने सोचा है। मैंने 3 लाख का बीमा करवाया है मैंने। मेरे जाने के बाद मेरी बीवी को तो पैसा मिलेगा और वो लेनदार का भी पैसा चुकता हो जाएगा। कुछ पैसे भी उसके हाथ में बचेंगे। लेकिन अगर मैं उनका पैसा नहीं चुका पाया तो बहुत खतरनाक लोग हैं भैया, बहुत खतरनाक लोग हैं। वो मेरे घर पे जा सकते हैं और मेरे बीवी के साथ, मेरे बच्चों के साथ कुछ भी कर सकते हैं भैया। वो कुछ भी कर सकते हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को। ऊपर वाले पे भरोसा रखो। और क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे? जरा सोचो, यदि ऐसा होता तो सारे गरीब और दुखी लोग अपने नाम पर बीमा निकालकर आत्महत्या कर लेते। क्या मेरे मरने के बाद भी पैसा नहीं मिलेंगे? मैं समझा नहीं।
देखो भैया, तुम्हें इस समस्या का हल ढूंढना चाहिए, ना कि तुम मरने के बारे में सोचो। जरा सोचो, तुम्हारी 4 साल की बेटी है, एक जवान बीवी है, उनका क्या होगा तुम्हारे बाद? तुम्हें तुम्हारे परिवार का सहारा बनना चाहिए, और बुरे वक्त में तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा सहारा बनेंगे। मौत कभी किसी समस्या का हल नहीं होता। मगर वो लेनदार का क्या करूं मैं? वो तो मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्हें तो पैसा चाहिए खाली। और आज का ही तारीख दिया है उनको। अगर आज मैं उनका पैसा नहीं दे पाया ना, तो वो मेरे घर पे चले जाएंगे और मेरी बीवी को जुए के बारे में भी सब कुछ बता देंगे, सब कुछ। कुछ नहीं होगा ऐसा, डरो मत। उससे बेहतर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम ही अपनी बीवी को सब कुछ बता दो, जुए की सारी बातें, उनकी माफी मांग लो। उसके बाद कसम खा लो कि आज के बाद जुआ कभी नहीं खेलोगे। समस्या का हल हो जाएगा। इतनी हिम्मत नहीं है भैया मुझे बहुत डर लग रहा है भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो। उन लोगों को अभी फोन करो और उन लोगों से 7 दिन की मोहलत मांग लो, और उन 7 दिनों में तुम सारी सच्चाई अपनी बीवी को बता दो, उनकी माफी मांग लो। उन 7 दिनों में हिम्मत जुटा के उनको कहो कि जुए में हारी हुई रकम आप एक साथ नहीं लौटा सकते। यदि फिर भी वो नहीं माने और जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो उनको धमकी दो कि तुम आत्महत्या कर लोगे और उनकी जिम्मेवारी उनकी होगी। बात पैसों की, उनको बोलो कि आप हर महीने 2000 रुपये अपने तनख्वाह में से दे सकते हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और कुछ नहीं करेंगे वो लोग। हिम्मत से काम लो। कैसी हिम्मत भैया? मैं बहुत कमजोर इंसान हूं। मैं आज तक मैंने उनसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, और अगर आज मैं उनसे कुछ बोलूंगा तो मेरी जान ले लेंगे, वो जान ले लेंगे, मेरी जान। तुम्हें हिम्मत करनी होगी, डर को हटाकर उन लोगों का सामना करना होगा। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। अगर आप नहीं कर पाए, आपका नसीब और आपकी जिंदगी। मगर तुमने एक बात तो सुनी होगी ना, एक कमजोर हिरनी अपने बच्चों के लिए कई बार शेर से भी भिड़ जाती है। तुम तो फिर भी इंसान हो। हेलो हेलो अभय। हाँ सासू माँ, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? सब ठीक है, सब चल रहा है। बेटा वो सीमा बता रहे थे कि आप बड़े परेशान रहते हो आजकल। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब बस वो ऐसे ही बात कर रही होगी कुछ। सब सही है, सब चल रहा है मजे से। अच्छा बेटा, सीमा को फोन दो। माता जी, सीमा स्कूल गई है बच्चों को लाने, बस आती होगी अभी।
वैसे बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी ठीक है, वो अभी गांव गए हैं। अच्छा, तो कब आने वाले हैं वैसे? यही कोई 10 दिन में आ जाएंगे। लग रहा है माताजी सीमा आ गई, बात कराता हूँ आपसे, रुकिए। देख शाने, आज पैसा नहीं चुकाया ना तो देख तू, समझा क्या? और तो यहाँ है तेरी तारीख वारीख। अगर आज तूने रोकड़ा नहीं चुकाया ना, उठा कर लेके जाएंगे तेरे को, बोलता हूँ मैं। तो पहले कॉलर छोड़ो मेरा और जाओ यहाँ से। मेरी बीवी के आने का वक्त हो गया है, जाओ यहाँ से। तू ज्यादा शांत बटी मत करो। देखो, मैं तुम्हें 2000 दे सकता हूँ महीने, उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। अगर उससे ज्यादा तुमने मांगने की कोशिश की या जो जबरदस्ती की तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, और नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या भी करूंगा, और एक चिट्ठी भी लिखूंगा, और उस चिट्ठी में तुम्हारा नाम जरूर लिखूंगा। मैं जरूर लिखूंगा। मैं 2000 ही दे सकता हूँ, मैं 2000 ही दे सकता हूँ, 2000 बस। ओ, ये क्या बोल रहे हो? 2000? क्या पागल हो गए क्या? एक काम करना भाई, महीने का 5000 तो कर तू कम से कम। बच्चे की फीस है, ये रूम का भाड़ा है, कहां से लाऊं? बोलो कहां से लाऊं? मैं आत्महत्या करूं क्या? करूं क्या आत्महत्या? मैं नहीं दे सकता। मैं 2000 बस 2000 दे सकता हूं मैं। चल छोटो, अपना तो वाट लग गया। हाँ भाऊ, चलो चलो। सुंदर, अति सुंदर, वाकई चौकीदार की बातें काम कर रही है। यूं लगता है किसी ने हिम्मत की पुड़िया कूट कूट कर भर दी है इस जन्म में। और हो भी क्यों नहीं, आखिर अपने बच्चे और परिवार की भविष्य की चिंता तो हर पिता को होती है। आनंद जी पापा। लास्ट वीक वो मेलोथ्राइन कंपनी की फाइल तुम्हें दी थी बेटा, उसका रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ। वो क्या है ना पापा, मैं किसी काम में उलझ गया था। कल सेकेंड हाफ से पहले मैं 100% तैयार कर दूंगा। बेटा एवरीथिंग इज ओके। कुछ दिनों से देख रहा हो तुम बड़े खोए खोए से बनते हो। क्या क्या बात क्या है बेटा, बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आई एम फाइन। आनंद बेटा 2 मिनट के लिए मेरे केबिन में आ। जी पापा। बैठो बेटा। सक्सेना जी, अब हम मीटिंग में हैं, किसी को अंदर आने मत देना। जी सर। देखो बेटा, माँ बाप की दुनिया बच्चों से शुरू होती है
और बच्चों पर ही खत्म हो जाती है। ये जो कुछ कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। देखो बेटा, यदि कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकते हो, एक दोस्त की तरह। क्या हो गया? पापा, वो अंजलि है ना, मुझे छोड़ के किसी और से सगाई कर रही है। पर मुझे उसके जाने का कोई गम नहीं। मुझे तो इस बात का दुख है कि मैंने आपका और मम्मी का बहुत दिल दुखाया। उसकी वजह से मैंने आपकी कितनी बदतमीजी की। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। काम डाउन बेटा, काम डाउन। सुबह का भूला शाम घर लौटे, तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। लो, अपनों से भी कोई माफी मांगता है भला? और बात रही वो लड़की की, हमारे जो पार्टनर है ना सिंघानिया साहब, वो तुम्हारे लिए रिश्ता मांग रहे हैं। इकलौती लड़की है, ब्यूटीफुल है। अबे बच्चों जैसा रोना धोना बंद करो और तैयार हो जाओ। आज शाम को पूरा परिवार हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियां बर्दाश्त करने में ही है, क्योंकि बगैर कमी के इंसान की तलाश में लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। तुम रो रही हो, क्या बात है? क्या बात है, यही तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कुणाल। दरअसल स्मिता, ऑफिस का काम का लोड बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैं देर रात तक। फिर ये क्या है? स्मिता, मेरी बात का विश्वास करो, मुझे नहीं पता मुझे बीमारी कैसे हो गई। स्मिता, मैं जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी पत्नी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बात का विश्वास करो, मुझे नहीं पता मुझे बीमारी कैसे हो गई। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाता था, इसलिए मैं जान दे गया था, आत्महत्या करना चाह रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे वजह से बीमारी तुम्हें हो गई, मैं कुछ हो गया तो हमारे बच्चों का क्या होगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। कुणाल, काम डाउन कुणाल। तुम सोच भी कैसे सकते हो मरने की? अर्धांगिनी हूँ मैं तुम्हारी, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारा हर कदम पे साथ देना। बस तुम हिम्मत मत हारना कुणाल, हमें अपने बच्चों के लिए हिम्मत रखनी होगी। मैं तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। हमारी सबसे बड़ी पाठशाला हमारा परिवार ही होता है। चाहे हम कितना भी गलत हो, हमारे अपने हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं।
7 दिनों वाली तरकीब तो काम कर रही है। दिल से दुआ मिलेगी इस चौकीदार और उसके परिवार को, जिन्होंने हौसला दिया है कि हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। मानो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। मोनू, ओ मोनू, आए बाबूजी। आपने बुलाया बाबूजी? तुम्हारी इंटर की परीक्षा का क्या हुआ? ओ बाबूजी अभी तक आया नहीं है, 2-4 रोज में आते ही मैं आपको बता दूंगा। देखो बेटा, कोई भी काम लगन से करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, जैसे तुम घर के काम पूरी लगन के साथ करते हो। बाबूजी मैं हर काम लगन के साथ ही करता हूँ। देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम परीक्षा में नापास हो गए हो। तुमने ये बात अपने बाबूजी से छुपाई क्यों? मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैं फिर से फेल हो गया हूँ। मुझे एक बार फिर से मौका दो, मैं इस बार पक्का पास हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो बाबूजी। मुझे भी लगता है कि इस बार तुम जरूर सफल हो जाओगे। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को। जाने वाले चले जाते हैं, मगर उनके अपनों के लिए और उनके चाहने वालों के लिए ये दर्दनाक घड़ी को बुलाने में एक अरसा गुजर जाता है।
हटो 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 जरा हटो। देखो हरिराम जरा चेक करो। सर सांसें तो रुक गई हैं, लगता मर गया। देखो लोगों को बचाने के लिए ऐसे यहाँ तैनात किया था और खुद ही। सर बड़ा आश्चर्य होता है, क्या सोचकर इस गरीब आदमी ने नस काट कर आत्महत्या कर ली। कुछ तो वजह होगी, जरा चेक करो आजू बाजू कुछ मिलता है क्या? हरिराम जैक भी चेक करो, जैक देखो। एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल करो। प्रणाम सरपंच जी। क्या बात है दरोगा जी, सब ठीक तो है ना? किला जेल पर जो चौकीदार है उसने अपने हाथ की नस काट कर खुदकुशी कर ली। अरे बाप रे, गरीब आदमी ने आत्महत्या कर ली। ऐसी कौन सी परेशानी होगी बेचारे को? होगी कुछ ना कुछ परेशानी उसकी। गरीबत है, किला जेल से उसने छलांग नहीं लगाई, ड्यूटी करते करते चला गया बेचारा। ठीक है दरोगा जी, आप कानूनी कार्रवाई पूरी कीजिए, हम उनकी बॉडी को गांव पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। जी अच्छी बात है, नमस्ते। नमस्ते। सर जी आसपास कुछ मिला नहीं, लगता है आत्महत्या का मामला है। सुनो, सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? मैंने देखा सर। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू साहब जी। पूरा नाम क्या है? गुड्डू ठाकुर सर जी। कहाँ रहते हो? सर इसी गांव में रहते हैं। बताओ क्या देखा तुमने यहाँ? साहब मैं सुबह लकड़ी काटने जब जा रहा था साहब, मेरी नज़र केसरिया पे पड़ी। मैं जब उसके पास गया साहब तो खून में लथपथ था वो। मैं घबरा गया साहब, मैंने तुरंत 100 नंबर पे डायल किया। मैंने आपको बुलाया सर। ये केसरिया का पूरा नाम क्या है? केसरिया दुबे नाम था। और क्या जानते हो उसके परिवार के बारे में? जी सर जानते हैं उसके। सर जी हाँ सर जी, बॉडी के नीचे से एक मोबाइल फ़ोन मिला है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस इंस्ट्रूमेंट में सिम कार्ड नहीं है। लगता है गाना और रेडियो सुनने के लिए यूज़ करता होगा मोबाइल ये। नहीं सर, सर देखा था मैंने उसे पिछले हफ्ते में इसी मोबाइल से अपने माताजी से बात कर रहा था। हाँ मैंने भी देखा इसे फोन पे बात करते हुए। क्या बात कर दिया? इसके परिवार में तो कोई बच्चा ही नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या मतलब? हाँ साहब, पिछले महीने जो सीतापुर में बाढ़ आई थी, बेचारे का सारा परिवार मारा गया साहब। उसके परिवार के जाने के बाद बहुत दुखी रहता था साहब। 2 वक्त की चाय और 1 वक्त की खाना खाता था साहब। मेरे से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी साहब। उसकी बॉडी मुझे सौंप दो, मैं उसका क्रियाक्रम करना चाहता हूँ साहब। हरिराम क्या हुआ? एम्बुलेंस का क्या हुआ? इन सभी का स्टेटमेंट ले लो और गुड्डू ठाकुर को थाने का पता दे दो। बॉडी डिकम्पोजिट होने पर सारे गांव में परेशानी होगी।
जिंदगी में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आते, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। अलविदा, अपना ख्याल रखें। आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं होता।